अब खुद को दोषी मानने के सिवा कर भी कह सकते हैं। हमारी बेटी की शादी है, जो गलती हमने की मुझे डर है हमारे बच्चे न दोहराएं, इसलिए हिमानी और भूमि का शादी में आना जरूरी है। अविराज नाराज हो जाएगा, उसे हिमानी का यहाँ आना पसंद नहीं। उसकी वजह से ही तो हमारा अविराज ऐसा हो गया है। किशोरावस्था में तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी की टूटन, बिजनेस का डूबना और उसका बिजनेस संभालना, कम उम्र में उसे इतना कुछ झेलना पड़ा कि वह अजीब सा हो गया है। उसे बिजनेस के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। उसी से शादी कर ली है। रिश्तों को लेकर अविश्वास सा पैदा हो गया है। एक डर बैठ गया है, तेरी जिंदगी खराब हुई, वंशिका जिद्दी हो गई और मेरा पोता हमें अपनाना नहीं चाहता, कहती वह भावुक हो गई। अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। उसने गहरी सांस लेकर कहा, ये सब उस हिमानी की वजह से हुआ। वे फिर से उस पर कड़वाहट उगलती बोली, आप उसे क्यों कोसती रहती हैं? तो और किसे कहूँ? तब से हमारा परिवार बिखर कर रह गया। जिसका जिम्मेदार सिर्फ वो है, वह दुखी सुर में बोली। तो अभिलाष अब चुप हो गया और उठकर चला गया तो वह भी उठकर चली गई। अविराज के सोने का समय हो रहा था पर नींद नहीं आ रही थी। उसने आहाना को कॉल लगाया पर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। कल से उससे बात भी नहीं हुई। पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि आहाना से बात नहीं होती थी। कई बार वह खुद बिजी रहता था पर बेचैनी है। न जाने आहाना ने शादी की जिद क्यों की। इतने दिन से तो कभी नहीं की। उसने दोबारा से कॉल किया पर उसने फिर भी नहीं उठाया। ऐसा नहीं कि अभिराज ही बेचैन है, आहाना भी है। एक बार फिर से अकेली हो गई है, उसी तरह जैसे पहले थी, पर इस बार टूटी नहीं है। अकेला इंसान अधिक ताकतवर होता है। उसे ज्ञात होता है कि उसे अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी है। उसे किसी से उम्मीद नहीं होती तो खुद को इतना ताकतवर बना लेता है कि मामूली अनचढ़े उसे डिगा नहीं सकते। उसने आज तक जिससे भी उम्मीदें लगाईं सब ने तोड़ी है। जाने अनजाने अभिराज ने भी तोड़ दी। अब उसे स्वयं के लिए लड़ना है। शांताबाई चली गई थी। सोने आई पर नींद नहीं आ रही थी तो बाहर बालकनी में आ गई। थोड़ी देर टहलती रही। सुबह उसको शूटिंग पर जाना है। उसकी शूटिंग का पहला दिन है। इतना महत्वपूर्ण दिन, वो भी उस शख्स के साथ जिसने हमेशा उसे नीचा दिखाने हर हद पार की है। मुश्किल तो बहुत है पर कहते हैं ना, डर भी एक सीमा के बाद ताकतवर बन जाता है। भूमि के साथ काम करने के बारे में सोचकर मन में थोड़ा शंका थी, पर अब एक बार आगे बढ़ गई तो पीछे हटने का मतलब नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक समस्या भूमि को फिल्म में काम करने में आएगी। वह उससे परेशान चेहरे को देखेगी तो सुकून मिलेगा। उसे लड़कियों से नफरत है, उससे नफरत है। कैसा होगा जब वह उसके साथ काम करेगा। मन में उठ रहे बवंडर को दबाया और अंदर आ गई। अम्मा अभी उठी हुई थी, वहीं आ गई। अभी सोई नहीं अम्मा। वह कमरे में आई तो अम्मा उठ बैठी। नहीं बिटिया, वह बोली तो हाना उसके पास बैठकर बातें करने लगी। अचानक बातों बातों में ही बोली, उस दिन से ये फोटो पहचानने की कोशिश कर रही थी। आज जैसे कुछ याद आ रहा है। क्या अम्मा? उसने पूछा। ये लड़का 7-8 महीने पहले ही कहीं देखा है। उस फोटो की ओर संकेत करके उसने कहा, जो उसने दीवार पर टांग रखी थी। क्या? सुनकर रहाना चौंक गई। हाँ। कहाँ अम्मा? एकदम जैसे वह चौंक उठी। जिस मंदिर के बाहर मैं बैठती थी वह भी मंदिर के बाहर फूलों की दुकान लगाता था। उनके ये कहते ही आहाना चौंक गई। क्या? हाँ। यह सुनकर आहाना के आंखों की चमक बढ़ गई। लास्ट बार कहाँ देखा आपने? उसने पूछा। 5-6 महीने पहले देखा था, जब मैं मेरे बेटे के साथ दुकान पर आती थी। पहले मेरा बेटा भी वहीं दुकान लगाता था, मैं भी उसके साथ हाथ बटाने चली जाती थी। वो दुकान चलाता और मैं फूल मालाएं पिरोती थी। अम्मा, अब इसकी 6 महीने से खबर नहीं है। क्या कोई और दिखता था इसके साथ, या कुछ और इम्पोर्टेंट बात पता हो? कभी कभी कोई आता जाता तो था। कुछ शक्ल याद है? उसने पूछा, पर उन्होंने इनकार किया तो पूछती है, दुकान भी आपके बेटे की तो आप वहाँ भीख क्यों मांगने लगी? मेरे बेटे की मत फिरी कुसंगत में पड़कर दुकान पर ध्यान नहीं दिया तो बंद करनी पड़ी। कोई काम ज़्यादा दिन टिक कर नहीं करता था। घर के खाने के लाले पड़ गए तो बहू खाने के भी ताने देने लगी, कहकर उन्होंने गहरी सांस ली। फिर
4 बच्चे पालने वाली माँ को 2 बेटों को पालना मुश्किल होने लगा। दोनों में झगड़ा होने लगा। माँ को तू रख, माँ को तू रख, जहाँ वो भेजते मैं चली जाती। मुर्गी देखी है कैसे अपने बच्चों को अपने चोंच से निवाला खिलाती है, ऐसे ही तंगहाली में अपने बच्चे निवाला तोड़ कर पाले। खुद फाके कर उनका बड़ा किया। तेरे अंकल तब गुजर गए थे जब बच्चों की शादियां नहीं हुई। किसी तरह बच्चों की शादियां की तो बेटे अपने न रहे। बड़ा बेटा दुकान चलाता था, मैं भी आ जाती तो बोझ नहीं थी, पर दुकान बंद होते ही मैं बोझ लगने लगी। एक दिन दोपहर को खाना मांगा तो बहू ने यह कहकर अचार रोटी पकड़ा दी कि सब्जी नहीं है। थोड़ी देर बाद बच्चे भी स्कूल से आए। वो खाने बैठे तो उनको सब्जी दी। पूछने पर 4 बातें सुननी पड़ी कि बस खाने का भार है। रोटी हाथ से छूट गई। मन दुखी हुआ तो भगवान के दर पर बैठ गई। गरीब समझकर किसी ने 50 रुपए का नोट मेरे आगे डाल दिया। वो हाथ में लिया और घर आ गई। बेटे को पकड़ा दिया कि सब्जी ले आ। वह सब्जी ले आया। उसके बाद तो अगले दिन सुबह ही मुझे मंदिर में छोड़ गया। दिन भर बैठी रहती तो जो पैसे मिलते उन्हें घर जाकर उन्हें सौंप देती। छोटा वाला जो यह कहकर वहाँ से चला गया था कि उससे नहीं पलती। उस दिन मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था ताकि मेरी कमाई पर हक मांग सके। कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। सुनकर अहाना का भी मन द्रवित हो गया। वह तो बेकार में रिश्तों के लिए रो रही है। उसके भाई भाभी ने भी तो ऐसे ही किया है। जब लगा माँ बहन बोझ हो गई, नाता तोड़ दिया। आजकल सब बस स्वार्थ के रिश्ते हो गए हैं। आत्मीयता तो जैसे खोकर रह गई। अम्मा की कहानी सुनकर मन द्रवित हुआ, पर उनकी बातों ने मन में भाई के मिलने की उम्मीद जगा दी। कोई नहीं अम्मा, अब आप मेरे साथ ही रहो। कभी कभी खून के रिश्तों से वो रिश्ते बेहतर होते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं। नहीं बिटिया, अब तो मुझे मेरे घर छोड़ दे। क्यों अम्मा, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तेरे साथ कब तक रहूँगी। जैसे भी है मेरे बेटे हैं। ऐसे बेटों का क्या करना जो बुढ़ापे में माँ की सेवा करने के बजाय भीख मांगने मजबूर करें। आप कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी और अब सो जाओ, कहकर वह अपने कमरे में चली गई। पर उसे अम्मा की बातों ने विचलित सा कर दिया। उसका भाई फूलों की दुकान लगाता था, वहाँ से जरूर कुछ न कुछ सुराग मिल सकता है। अगले दिन आहाना कंपनी जाने से पहले एक बार मंदिर के बाहर पूछताछ करती है, पर किसी ने भी संतोषप्रद जानकारी नहीं दी। तो वह वापस लौटने गाड़ी में बैठने लगी कि किसी ने उसे आवाज़ दी, किसे ढूंढ रही हैं मैडम। वह पीछे पलटी। एक 40-45 साल का शख्स था। कुछ महीने पहले यहाँ एक शख्स फूलों की दुकान लगाता था। नाम क्या था? उसने उत्सुकता दिखाई। अरमान, आप बता सकते हैं उसके बारे में कुछ? उसने उसकी उत्सुकता दिखाने पर पूछा। जानता तो था, पर अब कहाँ है नहीं पता, पर पता कर सकता हूँ क्या? सुनकर वह हैरान थी। हाँ, मुझे बताओ। मुंबई में कोई फ्री में काम नहीं करता। इसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने रोकना लगता है। वह हाथ से इशारा करता बोला। किसने कितने चाहिए? 50,000। ये तो बहुत ज़्यादा हैं। खबर भी बड़ी होगी। वह बिल्कुल किसी व्यवसायी वाले अंदाज में बोला। ये अभी 5,000 पकड़ो, बाकी इन्फॉर्मेशन के बाद। वह पर्स में से पैसे निकाल कर उसके हाथ में थमाती है। ठीक है, अब अपना नंबर दे दें, कहीं तुम पैसे लेकर भाग जाओ। आहाना बोली। नहीं भागेगा, अपन बाकी का पैसा भी तो चाहिए। उसके कहने पर उसने उससे नंबर लिया और कंपनी आ गई। गाड़ी रोक कर बाहर निकली कि अविराज खड़ा था। कब से उसके आने का इंतजार कर रहा था। वह उसे अनदेखा करके जाने लगी। आहाना, उसने आवाज़ दी तो कदम रुक गए। तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही? फ़ोन बंद कर रखा क्या, ताकि बात न कर सकूं? ऐसा करने से नाता तोड़ दोगी क्या? बोलो। वह पूछता रहा, पर वह उसे अनदेखा करके जाने लगी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम इस तरह नहीं जा सकती। मैं आपको कह चुकी हूँ कि आप मेरे रास्ते में नहीं आएंगे। समझ नहीं आता क्या आपको? आहाना गुस्सा दिखाया। आहाना, तुम ऐसे नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं कर रहना। लिव इन में मत रहो ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। पर हम पहले जैसे दोस्त तो रह सकते हैं ना? वह विनती करता बोला। नहीं, आहाना ने इनकार किया। क्यों?
मैं अब आपसे कोई नाता नहीं रखना चाहती। मेरे सिवाय तुम्हारा यहाँ कौन है? मैं अकेली खुश हूँ। ऐसे मत करो, हम पहले जैसे दोस्त रह सकते हैं, पर मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। वह उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। क्या शादी करना इतना ज़रूरी है? तुम तो मुझे ऐसे ही पसंद करती थी, बल्कि तुम तो मुझे आइडल मानती थी। तो अब क्या हुआ? वह उसके हाथ को दोबारा से कसकर पकड़ लेता है। वह उसके यूं बेरुखी दिखाने पर बेचैन होता बोला, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, समझ गए आप? वह उससे हाथ छुड़ा लेती है और अंदर जाने लगी। आहा रुको, वह बोला, पर अब वह नहीं रुकती। अंदर चली गई। मन मार कर अभिराज को भी वापिस आना पड़ा। जब अभिराज चला गया तो आहाना कंपनी से निकलकर स्टूडियो की ओर चली गई। आज उसकी फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले एक सीन पोस्टर के लिए फिल्माया जाएगा। कुछ फोटोज भी खींची जाएगी ताकि फिल्म का पोस्टर बनाया जा सके। स्टूडियो आई तो उसे रेड कलर का एक बेहद स्टाइलिश और सिजलिंग ड्रेस को दिया गया था। उसने वह पहना और अब मेकअप आर्टिस्ट ने उसका मेकअप किया। थोड़ी देर बाद भूमि भी आ गया। नज़र आहाना पर पड़ी तो गुस्से की लहर उठी। वह उसकी तरफ आना चाहता था कि एक लड़का उसे उसका कॉस्ट्यूम देकर चला गया। वह पहनकर वापस आ गया। नज़र आहाना फिर से आहाना पर पड़ी तो आंखों में गुस्सा उतर आया। आज इस लड़की के कारण वह इस तंगहाली में है कि मॉम के आगे हाथ न फैलाना पड़े। वह पी भी नहीं रहा। आहाना का मेकअप हो रहा था। वह आया, उसने इशारा किया और मेकअप आर्टिस्ट चली गई। आहाना अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई तो वह गुस्से में भुनभुनाता बोला, नहीं मानी तुम? मैं क्यों मानूं? आप भी मान सकते थे। वह भी उसी लहजे में बोली जो भूमि को कतई बर्दाश्त नहीं था। मैं तुझे फिल्म में काम नहीं करने दूंगा, वह उसे चिताता बोला। पर आहाना ने उसके तेवर सरासर अनदेखे किए। दरअसल उसे भूमि की इस छटपटाहट में एक आनंद की अनुभूति हो रही थी। मैं ये फिल्म करूंगी, आप जो कर सकते हैं कर लें। उसने अपने कड़े तेवर बरकरार रखे। देखता हूँ कैसे करती हो, वह बुनबुनाता हुआ वहाँ से गया। उसके जाते ही उसके होठों पर तंज भरी मुस्कान आ गई। आज तक आपने मुझे परेशान किया, अब मैं आपको वही दुख दूंगी जो आपने मुझे दिया। मेरे साथ बराबरी के लेवल पर काम करना आपके लिए कितना मुश्किल होने वाला है। वह नीचे बैठ गई। भूमिक शॉट के लिए तैयार था, पर आहाना जानबूझकर लेट कर रही थी। उसको 2 बार बुलाने आ गए, पर वह गई नहीं। आती हूँ कहकर वह भूमि को जानबूझकर परेशान करने बोलती है, ताकि उसे महसूस हो कि अब उसकी भी वही पोजीशन है जो उसकी है। 2-3 बार बुलाने के बाद वह इतराती हुई आई तो भूमि का गुस्सा आसमान छू रहा था। इतनी लेट क्या कर रही थी? उसने दांत पीसते हुए पूछा। रेडी हो रही थी, उसने बेपरवाही से कहा। इतना समय लगता है रेडी होने में? उसने गुस्से से पूछा। हाँ, वह बालों को कांधे के पीछे झटकती है तो भूमि का आदत से मजबूर उसका हाथ उसकी गर्दन पर जाने लगा। मुझे नखरे दिखा रही है तेरी तो मैं। भूमि को खुद पर हावी होता देख उसने डायरेक्टर को आवाज़ दे दी, डायरेक्टर साहब। और अब वह मन मार कर हाथ पीछे लेने मजबूर हो गया। जी ऐना जी। उसकी आवाज़ देने पर डायरेक्टर आ गया। मैं रेडी हूँ, वह मुस्कुरा कर बोली। भूमि को देखा जो फटने को हो रहा था। आज उसके दिल को बहुत दिनों बाद दिल को ठंडक मिली। ऊँट पहाड़ के नीचे जो आया था, अब इसे भी एहसास हो मजबूरी क्या चीज़ होती है, किसी को बेवजह परेशान करना क्या होता है। उसके होठों पर मुस्कान थी और भूमि का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। अपने हो या बाहर के, सबने आहाना के साथ गलत ही किया है। राह में पड़ी धूल की तरह हमेशा अपमान सहती आई है। किसी ने मन पर चोट की, किसी ने दिमाग पर, किसी ने शरीर पर। अब राह की धूल नहीं, कंकड़ बनना चाहती है। उनके लिए जो उसे हवा में उड़ा देना चाहते हैं, पर अब पैर के नीचे आया तो पैर को घायल कर देगी। आंखों में अलग चमक थी। किसी एक्ट्रेस के इतने नखरे भूमि कारवंशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह दांत पीसता बोला, डायरेक्टर साहब, इनको समझाइए, अगर काम करना है तो मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। वह डायरेक्टर की तरफ देखकर बुनबुनाता बोला। उसे गुस्से में देख डायरेक्टर उसे शांत करता है। काम डाउन भूमिक जी, काम डाउन, ये अभी नहीं है।
शूटिंग का पहला दिन है, घबराहट होना स्वाभाविक है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, आपको भी थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा। अब वह आहाना की तरफ मुखातिब था। तैयार होने में इतनी लेट लगती है क्या? लतीफ़ी अच्छी नहीं होती। जीवन में फैक्चुअल होना एक्सेस की पहली सीढ़ी है। अगर इसे इग्नोर किया तो यह अपने काम के प्रति तुम्हारी डेडिकेशन को हल्का कर देगी। सफल लोगों का मूल मंत्र समय की कीमत समझना है। आइंदा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। यहाँ सबका टाइम कितना कीमती है, तुम्हें ये बात समझनी होगी। डायरेक्टर ने लहजा सख्त किया ताकि वह भूमि को नाराज होने का मौका न दे। डायरेक्टर साहब, मैंने जानबूझकर लेट नहीं की है, थोड़ा टाइम तो लगता है लड़कियों को तैयार होने में। आहाना ने मासूमी से शक्ल बनाकर उनकी तरफ देखा तो डायरेक्टर शांत हो गया। उसे भी हर रोज ही हीरो हीरोइन की नखरे से दो चार होना पड़ता है। ओके ओके, इस बहस को अब यहीं पर विराम दो। सेट रेडी है, तुम लोग भी अपनी पोज बना लो। डायरेक्टर वहाँ से थोड़ा पीछे हटकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। आहाना के होठों पर तंज भरी मुस्कान देख भूमि को सहन नहीं हो रहा था। आज आहाना के नखरे बिल्कुल किसी सुपरस्टार की तरह थे, जो उसके लिए पचाना जरा मुश्किल है। पर कहते हैं वक्त बुरा होने पर हाथी पर सवार व्यक्ति को भी कुत्ता काट जाता है। अभी उसका वक्त बुरा हो तो हर कोई आंख दिखाने लगता है। उसके साथ भी वही हो रहा था। मन मसोर कर रह जाने के कुछ नहीं कर पा रहा। डायरेक्टर ने उन्हें पोज बताया, जिनका उन्होंने एक दो बार अभ्यास भी कर लिया है। इस पोज में आहाना को पीछे की तरफ हल्का सा झुककर खड़ा होना था और भूमि को उसके कमर पर हाथ रखकर उसे थामना था। ड्रेस इस प्रकार डिजाइनिंग किया गया है कि कमर की दोनों तरफ ड्रेस खुला है तो उसकी कमर साफ नजर आ रही थी। भूमिक ने वैसा ही किया, उसकी कमर पर हाथ रखता है और एक हाथ से उसका हाथ पकड़ता है। दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखना था। भूमिक को चेहरे पर गंभीरता ही रखनी है, आहाना को होठों पर मुस्कान रखनी है। अब वह हल्की सी झुकी और होठों पर मुस्कान रखे हुई थी। इस मीन सीन में कोई डायलॉग नहीं तो ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता नहीं थी। पिक्चर इज अप कहकर डायरेक्टर ने उन्हें सूचित किया कि यह दृश्य शूट होने वाला है। क्वाइंट एग्री वन कहा गया तो सब शांत हो गए। रोल राउंड, कैमरा स्टार्ट कहकर कहा गया और यह सीन फिल्माया जाने लगा। जब तक डायरेक्टर की तरफ से कट न बोला जाए तब तक उन्हें इसी पोजीशन में रहना था ताकि अलग अलग एंगल से यह दृश्य फिल्माया जा सके। भूमिक ने आहाना का हाथ अपने हाथों में थाम रखा था। आहाना अपनी जीत पर खुश थी। वह उसे ऐसे ही झुका हुआ देखना चाहती थी, पर जितना आहाना भूमि को समझ रही थी वह उससे कहीं ज़्यादा शातिर है। उसके होठों पर भी तंजमयी मुस्कान थी। देखता हूँ कैसे तुम यह सीन पूरा करती हो। तुम्हारे पहले सुर से ही तुम्हें बाहर न निकल गया तो मेरा नाम भी भूमि कारवंशी नहीं। मन ही मन अपने इरादे पर वह मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराए भी क्यों ना। पूरी तैयारी के साथ अपने हाथ की तीनों अंगुलियों पर 3 अंगूठियां पहनी हुई थी, जिनका ऊपरी हिस्सा बेहद नुकीला था। उनको हाथ की तरफ घुमा दिया। जैसे ही कैमरा स्टार्ट हुआ उसने अपने हाथ उसकी नाजुक कमर पर कस दिए कि दर्द से बिलबिला गई। उसको बैलेंस बनाने में मुश्किल होने लगी तो खुद की कमर से उसका हाथ हटा लेती है। कई बार यह सीन फिल्माया जाता, हर बार कट हो जाता। डायरेक्टर भी परेशान हो गया, उठकर उसके पास आ गया। इतने में भूमिक ने अंगूठियां सीधी कर दी। ऐना जी, ध्यान बनाइए। माना कि आपका यह पहले का सीन है, पर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? उसने आहाना से पूछा, पर आहाना ने बोलने से पहले भूमिक बोल पड़ा। आप न जाने किसको ले आए, इससे नहीं होगा। भूमिक डायरेक्टर की तरफ देखने लगा, मन ही मन अपने मंसूबे को कामयाब होता देख रहा था। मेरी कमर पर कुछ चुभ रहा है। क्या चुभ रहा है? डायरेक्टर साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था यह लड़की इस फिल्म में काम नहीं कर पाएगी। इतनी नाजुक है कि मेरे हाथ की अंगुलियां चुभ रही हैं। इसको एक्टिंग भी नहीं आती। आप इसको बाहर कीजिए, कोई नई लड़की लाइए।
जो यह सब आसानी से कर पाए। मैं जा रहा हूँ, बैकअप कीजिए। वह गुस्से में बोला तो डायरेक्टर भी परेशान हो गया। वह आहाना को एक किनारे ले गया और उसको ढंग से समझाया कि भूमि को गुस्सा न दिलाए, बल्कि उसके हिसाब से मैनेज करे, वरना वह उसे फिल्म में काम नहीं करने देगा। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि भूमि यह सब जानबूझकर कर रहा है, पर डायरेक्टर की भी उसकी बात नहीं सुनता। इस बार मन में दृढ़ संकल्प किया, कुछ भी हो जाए यह सीन पूरा करेगी। जैसे ही सीन फिल्माया जाने लगा, भूमि ने उसकी कमर में फिर से अंगूठियां चुभो दी। इस बार वह अपनी पोज से बिल्कुल नहीं डिगी। जब भूमि को लगा सीन पूरा शूट होने वाला है, उसने शक्ति और बढ़ाई ताकि आहाना के आंसू निकल आए, सीन खराब हो जाए, डायरेक्टर को कट बोलना पड़े। पर आहाना ने ऐसा नहीं होने दिया। दर्द के बावजूद उसने होठों की मुस्कान कम नहीं होने दी। पूरे 2 मिनट का यह शूट उसने उसी पोजीशन में बिता दिया। आखिरकार डायरेक्टर ने कट कट कहा और सीन पूरा हुआ। डायरेक्टर फिल्माए गए उस सीन को एनालिसिस करने में व्यस्त हुआ। आहाना थोड़ी दूर अकेले में चली गई। देखा कमर पर अंगूठियों के बुरी तरीके के चुभने के निशान हो गए थे, पर उसे संतोष था कि उसने सीन बढ़िया दे दिया था। थोड़ी देर बाद भूमिक चलता हुआ उसके पास आ गया। बताइए हिना जी, कैसा रहा आपका पहला शूट? उसकी आंखों में चमक, होठों पर सातिर मुस्कान थी। बहुत बढ़िया था, ही बढ़िया था। आहाना भी मुस्कुरा दी। आगे इससे भी बढ़िया होने वाला है, और अभी तो यह पहला है। देखते जाइए, पूरी फिल्म में आपके साथ ऐसे कितने शूट फिल्माए जाएंगे। हर सूट को मैं इतना मुश्किल बना दूंगा कि तुम यह फिल्म छोड़ने पर मजबूर हो जाओगी। वह उसे धमकाते हुए बोला, आप जो मर्जी करो, पर मैं यह फिल्म नहीं छोड़ूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे? ऐसी घटिया हरकतें जो मेरा मनोबल नहीं तोड़ सकती। आपके घिनौने चरित्र से मैं अच्छे से वाकिफ़ हूँ। उसे नीचे किस हद तक जा सकते हैं, जाइए। भूमि कारवंशी, पर एक बात गांठ बांध लीजिएगा, मैं यह फिल्म नहीं छोड़ूंगी। छोड़कर जाना है तो आपको जाना होगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यह मेरा आपसे वादा है। उसकी आंखों में आंखें डाले उसने यह बात कही तो भूमिक बौखला गया। उसकी इतनी सख्ती के करने के बावजूद भी वह सूट ना बल्कि पूरा फिल्मा दिया गया था। आहाना के इरादे भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। थोड़ी देर बाद दोनों ही वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद भूमिक अन्य सोफर चला गया और आहाना कंपनी आ गई। शाम का समय था। हिमानी जी आज जल्दी ही सूट से लौट आई थी तो घर पर ही थी। गेट कीपर अंदर आ गया। मैडम। हाँ, बाहर अभिलाष खुराना अपनी माताजी के साथ आए हैं, उसने बताया तो वह बुरी तरह चौंकी, जैसे कोई जबरदस्त बिजली का झटका लगा। वाट जी, वो मिलने की इच्छा जता रहे हैं। आपने खुराना खानदान वालों को अंदर आने से इनकार किया हुआ है, तो मैंने बाहर ही रोका हुआ है। गेट कीपर बोलकर चुप हो गया। जाओ और उनको मना कर दो, मैं नहीं मिल सकती। ओके मैम, कहकर गेट कीपर बाहर चला गया। वह गेट से बाहर आया और मना कर देता है कि वह उनसे नहीं मिलना चाहती, पर उसके मना करने के बावजूद वो दोनों अंदर ही आ गए। हिमानी जी पहले ही इस खबर से परेशान थी। उन्हें अंधेर आते देखा तो गुस्से में बौखला गई। समझ नहीं आ रहा था कैसे इस स्थिति का सामना करे। क्यों आ रहे हैं? कहीं भूमि को भी उससे छीनना तो नहीं चाहते? क्यों आए हैं यहाँ? उनके अंदर आने पहले वह उनके सामने खड़ी हो जाती है भूमि से मिलने। अभिलाष की माताजी बोली, खुराना खानदान के लोगों के लिए इस घर में एंट्री बंद है। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वर्षों पहले जो रिश्ता टूट चुका, क्यों उसका मातम मनाने सामने आ जाते हैं? न मैं तुमसे वास्ता रखना चाहती हूँ और न भूमि की, फिर भी आ गए। गुस्सा उस पर इस कदर हावी था कि बोलते हुए जुबान लड़खड़ाने लगी। तुमसे मिलने नहीं आए, भूमि से मिलने आए हैं, जो खुराना खानदान का बेटा है। इस सच को न तुम ठुकरा सकती हो, न हम झुठलाने देंगे। यह रिश्ता वर्षों पहले टूट चुका है, तुम हमें रोक नहीं सकती हो। वो तुमसे नहीं मिलने चाहता। वह गुस्से में दोनों हाथ बांधे बोली, शांत हो जाओ। हम यहाँ माहौल गर्म करने या तुम्हारी परेशानी बढ़ाने नहीं आए, बल्कि यह कार्ड लेकर आए हैं। हमारी बेटी की शादी है, वह कार्ड उनकी तरफ बढ़ाता है। बहन की शादी में भूमि का आना भी जरूरी है। भाई जरूरी है और माँ वो जरूरी नहीं है।
जिसने जन्म दिया उसके लिए तो मन में नफरत भर दी और भाई का रिश्ता याद रहा। कमाल की दोगली दुनिया हो गई है, अपनी सुविधा अनुसार रिश्तों और नियमों को बना भी लेती है, बदल भी देती है। उन्होंने तंज किया। तुम भी आ सकती हो, अभिलाष बोला। नहीं, यह अविराज को मंजूर नहीं होगा। उसकी माताजी तीखी प्रतिक्रिया आई। देखा देखा आपने, आपकी माताजी और अविराज मुझे वहाँ नहीं देखना चाहते, पर अगर मैं नहीं आई तो भूमि भी नहीं आएगा। उन्होंने अपने इरादे साफ जाहिर किए। दरअसल वह खुद वंशिका की शादी में जाना चाहती हैं, पर ये लोग इस बात के लिए आसानी से राजी नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ मर्जी सिर्फ अविराज की चलती है। जब तक वो नहीं चाहेगा अविलास की बातों की कोई अहमियत नहीं, इसलिए शर्त रखती है। भूमि क्यों नहीं आएगा? मैं बात करूँगी उससे। जब उसे पता चलेगा कि उसकी बहन की शादी है, वो खुद को रोक नहीं पाएगा। अविलास की माताजी बोली। माँ आप चुप रहिए, मैं बात कर रहा हूँ ना। अभिलाष ने उन्हें टोका। क्या बात कर रहा है? ये वहाँ आएगी, इसका घमंड देखा है। बैठने बैठना कहने तो दूर, इसको हमें अभिवादन करना भी भारी लग रहा है। यह सब नाते तोड़ चुकी, तुमसे और वंशु से भी, तुझे ही। इसके लिए हमदर्दी उमड़ रही थी। उन्होंने उस पर नाराजगी जताई, क्योंकि वे तब से खड़े ही थे। हमदर्दी? वे तंज से हंसी। मुझे आपकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे ज़िंदगी जीने मजबूर जितने जिम्मेदार ये हैं, उतना ही आप और अविराज भी हैं। अविराज को बीच में मत घसीट। क्यों न घसीटूं? वो हमें नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अगर मैं आऊँगी तभी भूमि भी आएगा, पर अविराज ऐसा नहीं होने देगा। इसलिए भूमि के आने से पहले यहाँ से चले जाओ, उन्होंने सख्त सुर में कहा। हम भूमि से मिले बिना नहीं जाएंगे। जब वे वहाँ से नहीं हिले तो हिमानी जी गुस्से में एक तरफा खड़ी हो गई। जब उन्हें भूमि की कस्टडी दी गई तो यह भी मेसन था कि खुराना खानदान के लोग कभी भी भूमि से मिल सकते हैं, और वयस्क होने के बाद भूमि का अपना फैसला होगा कि वह कहाँ रहना चाहता है। आज तक उन्हें पूरा विश्वास था कि भूमि को उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा, पर आजकल भूमि को सुधारने उन्होंने उस पर जो सख्ती की है, दोनों माँ बेटे के बीच तानातानी चरम पर है। भूमि की जेब भी तंग है, कहीं गुस्से में इन लोगों के साथ न चला जाए, फिर तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। बेहद परेशान सी हो गई हैं। उन्होंने तो अभी तक भूमि को वंशिका के बारे में भी नहीं बता रखा। जब उसे यह सच पता चलेगा तो न जाने कैसे रिएक्ट करेगा। हिमानी, अभिलाष की आवाज़ ने चौंकाया तो पीछे मुड़ी। तुम्हें अच्छा नहीं लगा हमारा यहाँ आना? अब अच्छे बुरे से फर्क नहीं पड़ता, बस सोच रही हूँ कि अब कौन से इरादे लेकर आप यहाँ आए हैं। भूमि के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। अगर किसी ने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं किसी को माफ़ नहीं करूंगी। वह भावुक होकर बोली। शांत हो जाओ, कोई नहीं छीन रहा भूमि को। मैं इतने साल बाद तुम्हारे सामने आया, क्या तुम्हें कुछ भी अपनापन महसूस नहीं हुआ? एक अरसा बीत गया है हमारे रिश्तों की दीवारों को खोखला हुई। भीतर आने के दरवाजे पर तो ताले लगे हुए थे, उन पर भी दीमक लगी तो खोखले हो गए, और ताले भी जंग खा चुके हैं। अब खोलने की कोशिश में आए भी तो वीरान घर को खटखटाने से कुछ हासिल नहीं होगा, जिसमें टूटे रिश्ते की खोखली दीवारें और मकड़ी के जाले ही रह गए हैं। और रह गया सिर्फ चीखता सन्नाटा, जिसकी आवाज़ कान में खून निकाल सकती है, दिल चीर सकती है, पर मन को सुकून नहीं दे सकती। वह तंज में वीणा वाड़ी में बोली। मानता हूँ रिश्ता सालों पहले टूट चुका है, मैं जोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा। शायद यह अब मुमकिन भी नहीं, पर वंशु हमारी बेटी है जिसकी शादी है। मैं चाहता हूँ तुम अपनी नाराज़गी भुला दो। बेशक मुझे माफ़ मत करो, पर नफरत मत रखो। वह शांत मन से मद्दत सुर में बोला। इतने सालों बाद बेटा बेटी के लिए प्रेम और मुँह से इतनी मीठी बातें, ये अविलाष खुराना ही है कि कोई और? ज़रूर आप और आपकी माँ भूमि को बरा लाने आए हैं। नहीं हिमानी, हमें गलत मत समझो। माना अतीत तो मैंने गलतियाँ की है, मुझे अपनी गलती का एहसास भी होता है कि मैंने उस समय तुम्हारे साथ कितना गलत बर्ताव किया था।
वह स्वीकारित में बोला, वाह अभिलाष खुराना, बड़ी जल्दी गलती का एहसास हुआ। कोई भूल करे तो उसे माफ़ किया जा सकता है। सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भी भूला नहीं कहते। पर जो गलती करे और गलती पर गलती करे, बार बार गलती दोहराए, जानबूझकर दोहराए, वह गलती नहीं पाप होता है, जिसकी सिर्फ सज़ा होती है। क्योंकि इस गलती की सज़ा एक ने नहीं, चार चार लोगों ने भुगती है। आपने, मैंने, मेरे बच्चों ने, और अब इतने वर्षों बाद आप आ गए गलती की माफ़ी मांगने। नहीं मिलेगी, क्योंकि न मेरी जवानी लौटेगी जो बिना पति के अकेले गुजारी, न मेरे बच्चों का बचपन जिन्हें एक के प्यार के लिए तरसना पड़ा। बोलते हुए गला भर्रा गया। गलती की सज़ा होती है, पाप का प्रायश्चित मैं दोनों करने को तैयार हूँ, पर इसका नहीं होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ भूमि के आने से पहले आप दोनों यहाँ से चले जाएं। हिमानी जी अपने अंदर के डर से ही घिरी हुई हैं। वह नहीं चाहती कि भूमि को वंशिका का सच इन लोगों से पता चले, पर उसके कहने का उन पर कोई असर नहीं दिख रहा था, तो परेशान नजर आने लगी। भूमि के लौटने का समय जो होने वाला था, जब यहाँ आ गया हूँ तो मैं एक बार भूमि से मिलना चाहता हूँ। अभिलाष ने भूमि से मिले बगैर जाने से इनकार कर दिया। वहीं हिमानी जी उन्हें जल्दी वहाँ से टालना चाहती थी तो बहाने बना रही थी। अब तुम बेवजह जिद पर हो। भूमिक मेरा बेटा है। एक पिता को अपने बेटे से मिलने से तुम रोक नहीं सकती। वह मेरा अधिकार है। उसके ये कहते ही हिमानी जी के होंठों पर तंज भरी मुस्कान रेंग गई। पिता बोलकर उन्होंने कंधे उचकाए। पिता नहीं हैं, आप सिर्फ बाप हैं, सिर्फ बाप। पिता होने का अधिकार आप नहीं रखते। जानते हैं क्यों? बाप तो कोई भी बन सकता है। किसी स्त्री के शरीर से अपने अंश की उत्पत्ति करवाना कोई बड़ा कमाल नहीं है। बड़ी बात है उस बच्चे का पिता बनना, पालनहार बनकर पाल पोस कर उसे बड़ा करना, उसकी हर जिम्मेदारी निभाना। माँ धरती था धैर्य रखकर अपने बच्चों को जन्म देती है तो पिता एक पेड़ की तरह सुरक्षा की छांव प्रदान करता है। आप उसके बायोलॉजिकल फादर हो सकते हैं, पर नैतिक तौर पर पिता होने का हक नहीं रखते, क्योंकि वो मैं हूँ। मैंने ही उसकी माँ और पिता दोनों बनकर उसकी परवरिश की है। आज गलती का एहसास क्यों हुआ मुझे नहीं पता। आपकी हमारी ज़िंदगी में घुसपैठ करने की वजह क्या है वो भी मुझे नहीं पता, पर आप अच्छे से समझ लीजिए, मैं भूमि से दूरी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अभिलाष द्वारा खुद को भूमि का पिता कहने पर वे भड़क गई। तो रोज़ शब्दों में छलक आया, माना तुम जो भी कह रही हो आंशिक रूप से सच हो सकता है। मैं उसे झुठलाना भी नहीं चाह रहा कि तुमने उसकी परवरिश पर मैंने उसे पालने से इनकार तो नहीं किया था, पर घर छोड़ने का फैसला और उसे अपने पास रखने की जिद भी तुम्हारी ही थी। मॉम, भूमि की आवाज़ कान में पड़ी, जो आज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह नहीं चाहती थी भूमि कभी आए, पर वह आ गया। उन दोनों को यहाँ आया देख आश्चर्य में था। हिमानी जी के पास आकर पूछने लगा, मॉम, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों आने दिया आपने इनको अंदर? उसका लहजा आवेश में था। हम तुमसे मिलने आए हैं। उसकी दादी तुरंत ही उसके पास आ गई। मेरा पोता कैसा है? तो वह उसे हक करके स्नेह जताने लगी। भूमि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कभी अपनी माँ को देखता, कभी दादी को, और कभी अपने पिता को। ऐसा नहीं है कि वह उनसे कभी मिला नहीं था। पिता से एक आध बार मुलाकात हुई, पर दादी अक्सर आती थी। न जाने कितनी बार उन्होंने उसे साथ ले जाने की कोशिश की, पर उसकी कोशिश को भूमिक ने हमेशा असफल बनाया। अपनी माँ की स्थिति के लिए वह अपने पिता और उसके परिवार वालों को ही जिम्मेदार समझता है। अभिलाष कई सालों बाद अपने बेटे को देख रहा था। उसे गले लगाने की इच्छा जोर मार रही थी, पर भूमि के तीखे तेवर और आंखों में तैरती नफरत के आगे बढ़ने से रोक रही थी। बेटा, हम तुमसे मिलने आए हैं। ये तेरे डैड हैं। कम से कम इनसे तो ढंग से मिल ले। बहुत तरसा है तेरे लिए। अभिलाष की माता जी बोली, मैं आप लोगों से मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रखता। फिर वो मेरी नाते में ग्रैंड मॉम हो या डैड, अंकल, और मैं किसी भी नाते को नहीं पहचानता। मेरी मॉम की तकलीफ़ों की वजह हो आप सब, जिसे बढ़ाने फिर से आ गए। तुम्हारी बहन की शादी है, उसी का इनविटेशन देने आए हैं। बहन की शादी हो और भाई ना आए तो अच्छा नहीं लगेगा।
वे झटपट बोली, कौन सी बहन? मेरी कोई बहन नहीं है, मेरी सिर्फ मॉम है, सिर्फ मॉम। आज तक खुद को मेरी ग्रैंड मॉम कहकर इंट्रोड्यूस करती थी, अब एक नया रिश्ता सिस्टर का वो भी बनाने आ गई। इससे अच्छा और कुछ बहाना नहीं मिला मुझे वापस ले जाने के लिए। बेटा तेरी बहन है, तेरी सगी बहन। वो उसे विश्वास दिलाने की गरज से बोली, मॉम आप क्यों इनकी बकबक सुन रही हैं? क्या कह रहे हैं ये? क्या ये सच है? अगर सच नहीं है तो कहो इनके मुंह पर कि चले जाएं यहाँ से। वह हिमानी जी से मुखातिब था। हिमानी जी चुप थी। उसने एक दो बार पूछने की कोशिश की पर उनकी खामोशी सब कुछ बता रही थी, जिससे भूमिक हैरान था। अभिलाष की माताजी को यही सही मौका लगा तो हिमानी जी के खिलाफ जहर उगलने लगी। सिर्फ यही सच है, जाने क्या क्या छुपाया है इसने। ये हमारा घर तोड़ने की जिम्मेदार है, वंशु और तुझे अलग करने की जिम्मेदार है। तेरे डैड की खराब मानसिक हालत की जिम्मेदार भी यही औरत है। तुम खुराना खानदान के वारिस हो और इसके कहने पर तुम आरवंशी बने हुए हो। भूमिक ने यह सब सुना तो हैरान हो उन्हें देख रहा था। हिमानी जी अपने पर लग रहे इल्जामों पर अजीब सी चुप्पी साधी थी। बोले भी तो कौन सा, उनकी दलीलें को सुना जाएगा। समाज और परिवार की इस अदालत में उसकी दलीलों की उसी तरह अनदेखी की जाएगी जैसे उसकी भावनाओं, आंसू और त्याग की जाती है। न जाने क्यों समाज में हमेशा से ही स्त्री को ये दो में दर्जा प्रदान किया गया। उसके अधिकारों का हनन करके विभिन्न रीति रिवाजों और परंपराओं की बेड़ियों में बांध दिया गया। परिणाम स्वरूप सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, वैवध्य नियम जैसी कुप्रथाओं का दंश सदियों से झेलती आई है। विडंबना में रहती हैं कि यह सब प्रथाएं स्त्रियों पर ही लागू की जाती है। जाने क्यों उन्हें हमेशा यही विश्वास दिलाया जाता है कि बिन पुरुष के उनका अस्तित्व शून्य है। रीति रिवाजों में भी भेदभाव का शिकार होती हैं। यदि विधवा होने पर औरत की मांग से सिंदूर पोंछकर हाथों से चूड़ियाँ प्रतीक रूप से तोड़ दी जाती हैं कि अब उनका श्रृंगार पर अधिकार नहीं रहा, तो क्यों ऐसी प्रथा पुरुषों के लिए नहीं बनाई गई ताकि पत्नी की मृत्यु के बाद वो भी अपनी घड़ी, रुमाल आदि का त्याग कर दुख जताएं। समाज का एक बुद्धिजीवी वर्ग इस बात से अत्यंत चिंतित है कि स्त्रियां मुखर हो स्त्री विमर्श की बात करने लगी हैं। उन्हें चिंता सामाजिक असंतुलन की है। स्त्रियां तो हमेशा से सौम्यता की प्रतीक रही हैं। उसका मुखर होना, गले उतारना थोड़ा मुश्किल हो तो होगा, साथ ही यह सत्य स्वीकारना भी कि सदियों से शोषित, दमित और प्रताड़ित यदि कोई जाति रही है तो वह स्त्री जाति है, जिसे उसके अधिकार देना उस पर एहसान नहीं, उसका हक है। आज भी उसे बराबरी का अधिकार देकर प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, न कि देवी जैसे प्रतीकों में बांधकर सम्मानित करने की। देवी बनकर कौन सा कभी इंसाफ मिला? कभी सीता की तरह अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तो कभी द्रौपदी बनकर चीरहरण का सामना किया, कभी बिना कसूर अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप मिला। यह बात हर स्त्री के मन में कभी न कभी जरूर उठती है, क्योंकि हर रोज इस असमानता का सामना करती हैं। हर जगह रावण भी हैं, लांछन लगाने वाला धोबी भी न कभी कौरवों की है और न देव चरित्र भूलने वाले इंद्र की। इतिहास गवा रहा है। पुरुषों ने बाहुबली के दंभ में भूमि क्षेत्र जीतने, युद्ध छेड़े को सजा हमेशा स्त्रियों ने पाई, कभी सती खोकर, कभी वैधव अपनाकर। इसी तरह बेटे में लाख बुराइयां सही, दोष बहू का गिनाने वाले लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। अगर 100 में से एक हिस्सा स्त्री द्वारा पुरुष प्रताड़ना न मिल जाए तो उसे इस तरह से उजागर किया जाता है मानो पुरुष बेचारा सदियों से पीड़ित है। पर ये आज का किस्सा तो नहीं। सीता से लेकर द्रौपदी जब इन आरोपों से न बच पाई तो उसकी क्या बिसात। खुद के बेटे के गुनाहों को अनदेखा कर बहू के सिर पर आरोप मरने वाली उसकी सास और पति सब छीनने के बाद अब उसके बेटे के सामने उसके खिलाफ जहर उगल रही थी। चल हमारे साथ, आरुल बिला तेरी राह देख रहा है। माँ अब आप चुप रहिए। भूमिक हमारी तुझसे मिलने की इच्छा थी इसलिए आ गए। तेरी बहन की शादी है, हमारी इच्छा है कि तुम भी उसमें शामिल हो ताकि तुम्हें बाद में इस बात का मलाल न रहे।
अभिलाष थोड़े शांत लहजे में बोला। भूमिक चुपचाप सब सुन रहा था। उसकी खामोशी उन्हें डराने लगी। कहीं भूमिक इनकी बातों में न आकर इनके साथ चला गया तो उसका वापस आना मुश्किल हो जाएगा। आज पहली बार इस आशंका ने उन्हें विचलित किया कि उनसे नाराज भूमिक न जाने क्या फैसला लेने वाला था। अचानक भूमि की आवाज़ कान में पड़ी तो हैरानी से उसे देखने लगी। आप लोगों के यहाँ से इज्जत से बाहर जाएंगे या मैं बेशर्मी पर उतरूं? क्या कह रहे हो ये? उसका ऐसा बर्ताव देख उसकी दादी आश्चर्य भरी नज़रों से उसे देखने लगी। जो आपने सुना वही कह रहा हूँ। मैं तेरी दादी हूँ और या तेरे पिता, तेरी डैड। तू हमारा खून होकर हमें ऐसे पराया नहीं कर सकता। तू खुराना है। तेरे इनकार करने से तू ये बात नहीं झुठला सकता कि तू खुराना खानदान का वारिस है जो इस औरत की वजह से अपने परिवार से दूर है। वह आवेश में बोली, खामोश खामोश रहिए मिसेज खुराना। मेरा आपसे कोई नाता नहीं है। मेरी मॉम के खिलाफ मेरे सामने कोई इतना कुछ बोल दे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहता है मैं आपका लिहाजा न भूलूं तो आप भी अपनी मर्यादा बना कर रखिए। समझ भी रहे हो क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जो आपने सुना वही बिल्कुल ठीक सुना है। मैं सिर्फ भूमिका आर्यवंशी हूँ, हिमानी आर्यवंशी का बेटा। न मेरे डैड हैं और न मेरे कोई ग्रैंड मॉम, ना अंकल, न मेरी कोई सिस्टर। आप लोग हम लोगों की ज़िंदगी से दूर रहेंगे। अगर आप यहाँ थोड़ी देर और रुक गए तो मैं अपना आपा खो दूंगा। अच्छा होगा आप यहाँ से चले जाइए। भूमिक ने बात करने से इनकार किया तो उन्होंने कई तर्क देकर उसे शादी में आने के लिए मनाना चाहा, पर वह अपने फैसले पर अडिग रहकर यही दोहराता रहा कि वह सिर्फ हिमानी आर्यवंशी का बेटा है। मेरा जवाब मिल गया हो तो अब आप जा सकते हैं। कुक को आवाज़ लगाई, सैम मेरी कॉफ़ी ऊपर भिजवा दो, कहकर वह अपने कमरे में चला गया। वे दोनों मायूसी से उसे जाता देखने लगे। थोड़ी देर पहले बाजी हारने की आशंका पर आंसू बहाने वाली हिमानी जी अचानक मुखर हो गई। उसका बेटा उनकी तशक्ति के बावजूद भी उनके साथ खड़ा था। उसे इस लोगों की ज़रूरत न पड़ी थी, न अब है। अगर भूमि का जवाब मिल गया हो तो अब आप जा सकते हैं। उनके कहने पर दोनों अपना समूह लेकर चले गए तो हिमानी जी भी ऊपर आ गई। हिमानी जी की बंगले से अभिलाष और उनकी माताजी निराश होकर लौट आए। अत्यधिक आशाएं बांध कर गए हों ऐसा भी नहीं था। यदा कदा भूमिक से सामना होने पर वे उसे साथ चलने की बात करती हैं तो वह हमेशा ही खुद को खुराना के बजाय आरवंशी कहलाना पसंद करता है। यह पहचान उसे उसकी माँ से मिली है जिसे वह गर्व से बताता है। इस बार बहन की शादी की खबर सुनकर शायद भूमि का कुछ सकारात्मक उत्तर मिलता, पर उसने हमेशा की तरह आज भी उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। अभिराज भी लौट चुका था। वंशिका से पता चल चुका था कि वो लोग कहाँ गए हैं और वह वंशिका उनका ही लौटने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे अंदर आए, नज़र सोफे पर बैठे अभिराज पर पड़ी तो उधर ही आ गए। उनने उनके उतरे चेहरे देख उनके लिए अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल न था कि वहाँ क्या हुआ। नहीं मानी मम्मी, आप ले गई भैया को वहाँ। उनके बैठते ही उसने तंजपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया। इसने जिद की तो मैं ले जाना पड़ा। उन्होंने अविनाश की तरफ देखकर इशारा किया। मम्मी, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? अविनाश झुंझलाता बोला। एक कोशिश की ताकि भूमिक वापस लौट आए और साथ में वो औरत भी जो भैया की ऐसी हालत की जिम्मेदार है। पूरे 10 साल अमेरिका में ट्रीटमेंट करवाकर भैया की हालत इतनी स्टेबल हो गई है कि वो हमारी तरह नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं और आप उसे फिर से इनकी ज़िंदगी में लाना चाहती हैं ताकि वो वापस पहले जैसे हो जाएं। नहीं मम्मी, मैं ये नहीं होने दूंगा। मेरे लिए भूमिक और हिमानी आरवंशी की इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं करना मुश्किल है। आइंदा आप उसे यहाँ लाने के इरादे से उनके घर नहीं जाएंगे। अभी वो मेरा बेटा है। अभिलाष बोल पड़ा। नहीं भैया, आपकी सिर्फ एक बेटी है वंशु, और कोई नहीं। सारी गलती हिमानी की ही नहीं है, मैं भी बराबर का जिम्मेदार हूँ। वह धीरे से बोला। गलती किसकी थी किसकी नहीं मैं ये निर्णय नहीं कर सकता, पर उसका परिणाम था आपकी बीमारी, हमारा डूबा बिजनेस और हमारा बिखरा परिवार। मैंने किसी तरह कोशिश करके आपको वापस इस लायक बनाया है कि आप परिवार के बीच रह सको। अगर चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, आइंदा इस घर में हिमानी आरवंशी और भूमि का नाम नहीं लिया जाएगा। और यह मेरा आखिरी फैसला है।
उसने दृढ़ता से अपनी बात दोहराई। अभी इतना कठोर मत बन। माँ ने अभिलाष का बचाव किया। कठोर न बनता तो जो ये गिने चुने लोग हमारे परिवार के नाम पर इस घर में हैं, वो यहाँ न होकर किसी झोपड़ी में तंगहाल अवस्था में होते, या फिर हिमानी यार वंशी के रहमो करम पर उसके घर में। वो तो यही चाहती थी कि हमारी फैमिली बिजनेस डूब जाए, खुराना खानदान खत्म होकर सब आरवंशी के नाम पर चले और हम सब उसके इशारों पर नाचें। अभिराज गुस्से में बोला, अभी ऐसा कुछ नहीं है। तू हिमानी को हमेशा गलत समझता है। अभिलाष ने हिमानी के बचाव करना चाहा। नहीं भैया, आप कुछ नहीं बोलेंगे। वंशों की शादी की तैयारी कीजिए, ना कि इधर उधर घूमिए। सारी जिम्मेदारी मैं अकेला नहीं उठाता रहूँगा। आप भी कुछ जिम्मेदारी उठाइए। बिजनेस आपसे संभलता नहीं। शादीशुदा जिंदगी नहीं संभली, न अपनी पत्नी की ही संभली। कम से कम अपनी बेटी की शादी की तैयारी की जिम्मेदारी तो संभालिए। आपसे इतनी तो होप कर रख सकता हूँ। मैं अपना जीवन खुराना परिवार और खुराना इंडस्ट्री के लिए कुर्बान कर रहा हूँ, और आप अपनी छोटी सी जिम्मेदारी भी निभाने में आनाकानी कर रहे हैं। जो बेटा आपके पास नहीं, उसके बारे में सोचने से अच्छा जो आपके पास है उसके बारे में सोचिए। वैसे भी न जाने क्यों लोग शादी के पीछे पागल हुए रहते हैं। जब इंसान अपने दिल और दिमाग को संभालने में असमर्थ है, उसे दूसरे की जिम्मेदारी घर नहीं लानी चाहिए। खुद की जिम्मेदारी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने का गुनाह भी करते हैं, कहकर वहाँ से उठ गया तो विक्रांत भी उसके पीछे ऊपर आ गया। सर, जरूरी बात करनी है। हाँ विक्रांत बोलो। सर, कुछ दिखाना है क्या? उसने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया जिसमें भूमिका और आहाना की वही शूटिंग वाली फ़ोटो थी। उसने देखा तो आंखें फैल गई। ये क्या है? दोनों एक साथ फिल्म कर रहे हैं? व्हाट? जी सर। सुनकर अविराज के चेहरे पर चिंता और हैरानी के भाव तैरने लगे। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।